Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री और उन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर भाजपा की सरकार है, उन सबके समक्ष और साथ ही साथ हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के बीच शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और आज जो है ये उसका भव्य तस्वीर है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गवर्नर साहब यहाँ पे हैं। और ये है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने लंबे समय के बाद, यानी कि लगभग आपने देखा होगा बंगाल का अगर इतिहास आप जानते होंगे तो वहां पे लंबे समय तक कम्युनिस्ट ने शासन किया और फिर जो है तृणमूल कांग्रेस का शासन था और फाइनली आज भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे बना ली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ हम बंगाल पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से नेपाल जो है वो भारत के साथ धोखा दे रहा है, किस तरीके से नेपाल जो है वो यूक्रेन के रास्ते पे चल रहा है। आपको पता हुआ यूक्रेन में एक लीडर है जिसका नाम है जेलेंस्की, और जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और आज वही बालेन शाह कर रहे हैं नेपाल में। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिन्होंने सारी अपनी पढ़ाई लिखाई और सारी अपनी जीवन की सारी कमाई कहां से की? भारत से की। कमाई क्या? पढ़ाई तो कमाई होती है। और वो सारी कमाई करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आज भारत के खिलाफ ही कुछ साजिश हो रही है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ चाइना से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है। चाइना से ये खबर आई है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में उसने भारत के खिलाफ साजिश किया था, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ये सारी जानकारी आपको मिल सके। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुभेंदु अधिकारी के साथ। आपको पता होगा शुभेंदु अधिकारी ने जो है लंबे समय तक टीएमसी के जो है वो नेता थे, लंबे समय तक वो फिर कांग्रेस के भी नेता रहे और फाइनली जब उन्होंने 2020 में जब दामन थामा भाजपा का, और आज ठीक 6 साल बाद आज मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। यानी कि भाजपा में अगर आप देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पार्टी से आए हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाना यहाँ पे चाहता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी जो है पहले टीएमसी में थे, मानिक शाह जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं पहले कांग्रेस में थे, हिमंता बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, सम्राट चौधरी जो कि हैं मुख्यमंत्री बिहार के, वो पहले आरजेडी में थे। यानी कि भाजपा में अगर आपके अंदर मेरिट है, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो आपके काबिलियत के अनुसार जो है आपको पोस्ट दिया जाएगा, आपको पद दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस पार्टी का दामन छोड़कर आपने किस पार्टी को ज्वाइन किया है। यानी कि ये सारे लोग बीजेपी के नहीं थे, इन सारे लोगों ने दूसरे पार्टी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया, फिर भी इनको मुख्यमंत्री पद मिला। और इसीलिए मिला क्योंकि इनके अंदर काबिलियत थी, इनके अंदर मेरिट था। और भाजपा के हर एक कार्यकर्ताओं को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, ये आज सिद्ध हो गया। अब शुभेंदु अधिकारी का जो है अगर इतिहास भी देखेंगे तो इनका शुरू होता है इतिहास, इनका जन्म होता है 1970 में। 1988 में ये अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत करते हैं। फिर 1995 में ये काउंसिलर का इलेक्शन लड़ते हैं। 2006 में ये वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में पहुंच जाते हैं। फिर 2009 में ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। 2007 में फिर जो है 2020 में रिजाइन कर देते हैं। टीएमसी से क्यों रिजाइन करते हैं? अभिषेक बनर्जी के साथ इनका मनमुटाव हो गया था और मनमुटाव की वजह से 2020 में इन्होंने रेजिग्नेशन लिया और फिर ममता बनर्जी को इन्होंने हराया नंदीग्राम से और फाइनली अभी हराया भवानीपुर से, और अभी जो है ये मुख्यमंत्री बन गए। इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने विवाह तो किया लेकिन वैवाहिक जीवन में वो नहीं रहते हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश हैं, जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने विवाह नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी ने भी आज तक विवाह नहीं किया है, अविवाहित व्यक्ति हैं। तो इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? एकमात्र लक्ष्य ये है कि देश को विकसित बनाना, देश को आगे बढ़ाने में जो है अपना योगदान देना। और योगदान कहां से अब ये देने वाले हैं? बंगाल से देने वाले हैं। और बंगाल में सबसे पहला काम क्या होगा? बंगाल में सबसे पहला काम ये होगा कि योगी के मॉडल को अपनाना है, बुलडोजर मॉडल को अपनाना है। अपराधियों का सीधे इनकाउंटर होगा। जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल में एक तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश की, उन सबको चुन चुनकर जो है जेल की सलाखों के पीछे डालना और उनका जो है इनकाउंटर करने का काम जो है ये करना है शुभेंदु अधिकारी का। पूरी तरीके से पीस एंड प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना है बंगाल में। और एक और बात आपको जानना होगा, देखो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जितने भी बाउंड्री टच होते हैं ना भारत के, उन सारे प्रदेशों में भाजपा का मुख्यमंत्री है। ये आपको जानना पड़ेगा, चाहे असम हो, त्रिपुरा हो, या फिर बात करें बंगाल की। और भारत का सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री किसी दूसरे देश के साथ शेयर हम करते हैं तो वो है बंगाल के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ ही हम शेयर करते हैं सबसे ज्यादा बाउंड्री। और इन तीनों प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसीलिए जब इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था, जो बाहर के लोग जो है घुस जा रहे थे भारत में, बांग्लादेशी जो घुस जा रहे थे, अब उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। और ये रोक जो है बांग्लादेश को अच्छी नहीं लग रही है। इस पर जो है किसी और वीडियो में आप चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की बात करने से पहले देखो एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज मुझे ये तस्वीर काफी अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाजपा जो है अपने हर एक कार्यकर्ताओं का योगदान याद रखता है, बलिदान याद रखता है। आपको पता है भाजपा की आज सरकार बन गई, लेकिन ये सरकार बनाना आसान नहीं था। आजादी के बाद पहली बार सरकार बनी है। ये 300 से 350 लोगों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे बांग्ला भाषा पता नहीं है।
पढ़ने नहीं आता, लेकिन ये 350 लोगों के वो नाम है जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में मदद करते हुए अपनी जान का बलिदान दे दिया, जान को त्याग दिया। इनको मार दिया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहता था कि भाजपा की सरकार बने, वो लोग जो है ये 350 लोगों की इन्होंने हत्याएं कर दी। तो इसीलिए आज भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह में इन सारे लोगों का नाम लिखकर ट्रिब्यूट दिया है, इन सबका अभिवादन दिया है कि भाई आपको सत सत नमन है कि आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों की बदौलत ही जो है आज सरकार बन पाई है। तो नमन किया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है आज स्टेज पे सत सत नमन किया है उन लोगों ने, जनता का, बंगाल की जनता का, और ये 350 लोगों का भी नमन किया है, क्योंकि इन लोगों के बदौलत यह सरकार बनी है। ठीक है, ये सारी जानकारी। और अब जो है तमिलनाडु में भी कल आपको जो है सरकार बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि 118 सीट की जरूरत थी। दिक्कत ये था कि जो थलापति विजय हैं इनको तो जीत मिली थी 108 सीट पे, लेकिन ये चूंकि 2 सीट पे ये लड़े थे, और कोई भी व्यक्ति 2 सीट से जो है चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद उसको 1 सीट खाली करना पड़ता है। तो 108 सीट थी, 1 सीट इनको खाली करना पड़ा, तो इनके पास बचे 107 सीट। और जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 118, यानी कि 11 सीट कम पड़ रहे थे। कांग्रेस ने इनका समर्थन किया, 5 सीट कांग्रेस के पास थे, उनका समर्थन मिल गया, लेकिन फिर भी 6 सीट की जरूरत थी। फाइनली जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, कुछ लोकल और रीजनल पार्टीज ने इनको सपोर्ट किया, और लगभग जो है अब इनके पास 120 विधायक हैं, 2 विधायक ज्यादा हैं। अब ये सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि वहां के गवर्नर हैं, उन्होंने जो है इनको मंजूरी दे दी है कि अब आप सरकार बना सकते हैं, और कल जो है हो सकता है इनका शपथ ग्रहण समारोह हो, और तमिलनाडु में भी कल नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले साल इसी समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी बात क्या थी कि पाकिस्तान तो हारा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट करने वाले बहुत देश खड़े थे। उसमें से सबसे बड़ा देश कौन था? चाइना था। आपको पता है, हम हमेशा कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, लेकिन ये चीनी जो है हमेशा हमारे पीठ पे जो है छुरा घोंपे हैं। किस तरीके से छुरा घोंपा है इन्होंने? पाकिस्तान का साथ देकर। ऑपरेशन सिंदूर में खुले तौर पर इन्होंने जो है पाकिस्तान का साथ दिया, ये बात तो हमें पता थी, लेकिन आज ये बात इन्होंने एडमिट कर लिया कि भाई हमने जो है साथ दिया है। यहाँ पे आप देखिए, चाइना एडमिट्स प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। समझ में आ रही है बात? तो ये पाकिस्तान अगर आपको देखता है ना, आपको कहीं भी इंटरनेशनल फोरम पे, कहीं भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कहीं पे मीटिंग पे आपको देखने को मिलता होगा, पाकिस्तान बहुत लंबी लंबी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको पता है कि इसको पीछे कौन लोग हैं। इसके पीछे है चाइना, इसके पीछे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 2 लोगों के बदौलत ही अमेरिका जो है, पाकिस्तान जो है इतना कूदता है। और पाकिस्तान की हालत तो ऐसे है कि इसके पास खाने को पैसे नहीं है, इसीलिए लोन ले रहा है। 11,000 करोड़ रुपए का तो लोन ले रखा है इसने। 11,000 करोड़ से अधिक का कर्ज मंजूर किया। ये आज की खबर है, 9 मई की खबर है। और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको 11,000 करोड़ रुपए दिए। क्यों? क्योंकि इसके पास खाने को नहीं है, तेल नहीं है, पूरी तरीके से इनकी इकोनॉमी जो है क्रैश कर चुकी है। तो इसको सरवाइव करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का जो है लोन मिला आईएमएफ की तरफ से। ये तो हाल है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने चाल से बाज नहीं आएगा। और क्यों? क्योंकि चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। और देखो, हमने एक फिल्म बनाई, आपको पता है कि सलमान खान की एक फिल्म आने वाली थी, बैटल ऑफ गलवान। और बैटल ऑफ गलवान में किसके साथ लड़ाई लड़ी थी भारतीय सेना ने? चाइना के साथ। चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में एक थोड़ा सा क्लैश हो गया था। इस पर जो है फिल्म बनी बैटल ऑफ गलवान। लेकिन जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, ये फिल्म का टीजर आया, तो चाइना को आपत्ति हुई। और चाइना को जब आपत्ति हुई तो हमने जो है क्या किया, इस फिल्म का नाम बदल दिया। हमने गलवान से नाम हटाकर इस फिल्म का नाम रख दिया मातृभूमि। और दूसरी बात आपको बताऊं, इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें हमने चाइना को एड्रेस किया है, चाइना का नाम लिया है। चाइना ने बोला कि ये सारे सीन आपको हटाने पड़ेंगे। इस फिल्म में वो सारे सीन को दोबारा शूट किया गया। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ चाइना जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि चाइना को फेवर करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए एक फिल्म का नाम बदल दे रहे हैं। गलवान से नाम बदलकर हमने उसका फिल्म का नाम रख दिया मातृभूमि। अब इस पर जो है आपको निर्णय करना है कि क्या ये सही चीज है, क्या हम ये सही डिसीजन ले रहे हैं कि हम उनके दबाव में आकर एक फिल्म का नाम बदल दे रहे हैं। हम जो है उनके दबाव में आकर उस फिल्म में चाइना से संबंधित जितने भी सीन्स है उसको काट दे रहे हैं। ये आपको निर्णय करना है। एक तरफ चाइना हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और हम उनके खिलाफ फिल्म में नहीं बना पा रहे हैं। ये आपको निर्णय करना है कि ये इसमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, और लैंडलॉक कंट्री जो है बहुत सारी चीजों की वजह से, क्योंकि लैंडलॉक है, आसपास कुछ है नहीं, ट्रेड करना है, हर चीज के लिए आप निर्भर होते हैं आस पड़ोस के देशों पे। ये हर चीज के लिए भारत पर निर्भर है। और उस समय में जब पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल की क्राइसिस चल रही है, एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है, फर्टिलाइजर की क्राइसिस चल रही है, तो नेपाल जो है भारत के सामने भीख मांग रहा है। नेपाल की सारी चीजों का चीजों की जो खपत है ना, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में भी, रोटी बेटी का रिश्ता है।
किसी तरह की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। हर चीज आपको पता है, हर एक नेपाली, अगर हर एक घर को छोड़ दिया जाए ना, हर एक 2 में से 1 घर के लोग जो है भारत में आकर काम करते हैं। वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह पढ़ाई कहां पे की है? भारत में रहकर पढ़ाई की है। लेकिन आज ये जो निर्णय ले रहे हैं वो भारत के फेवर में नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन पहले यूएसए के एम्बेसडर जो है सर्जियो गोर पहुंचे हुए थे नेपाल, उनसे भी नेपाल के प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं की। और अभी विक्रम मिश्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं, ये मिलने पहुंचे थे बंगाल में, सॉरी नेपाल में, इनको मिलना था बालेन शाह के साथ। लेकिन बालेन शाह ने उनसे मिलने से मना कर दिया, पोस्टपोन्ड हो गया ये मीटिंग। अब इसके पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि बालेन शाह जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं विक्रम मिश्री से नहीं मिलूंगा, मैं अपने स्टेचर की व्यक्ति से मिलूंगा। स्टेचर का मतलब क्या हुआ कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री से ही मिलूंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं बड़े नेता से ही मिलूंगा, मैं किसी विदेश सचिव से नहीं मिलूंगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो नेपाल का और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट है बाउंड्री का, काला पानी से लेके लिपू लेक से लेके, इसके वजह से जो है नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कड़ा रुख अपनाया है। आपको पता होगा कि अभी कुछ व्यापार में बहुत सारे इन्होंने टैक्स लगा दिया। व्यापार में टैक्स लगाने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग भारत से बहुत सारी चीजों की खरीदारी कर कर नेपाल जाते थे, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है आक्रोश पैदा हो गया, तो फिर उन्होंने वो डिसीजन वापस ले लिया। इनके अंदर जितनी भी तेल की जरूरत है ना, सारी हम पूरा कर रहे हैं, हम तेल भेज रहे हैं वहां पे, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है वो हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री काठमांडू विजिट पोस्टपोन्ड, पीएम सा रिफ्यूजल टू मीट द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एंड रिसेंट नेपाल इंडिया डिस्प्यूट ओवर इंडिया चाइना रिज्यूमिंग मानसरोवर यात्रा। और मानसरोवर यात्रा पे भी मैंने आपको बताया है कि मानसरोवर यात्रा आज से नहीं चल रहा है, हजारों वर्ष से चल रहा है, आजादी के बाद 1954 से चल रहा है। लेकिन आज तक मानसरोवर यात्रा पे किसी नेपाल के प्रधानमंत्री ने उस तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जिस तरीके से बालेन शाह ने कहा है। बालेन शाह ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर कहा कि चाइना और भारत को हमसे परमिशन लेकर मानसरोवर यात्रा की बात करनी चाहिए। दूसरा बात क्या है, आपने देखा होगा नेपाल एयरलाइंस ने भी एक ट्वीट पोस्ट किया था और उसमें उसने पाकिस्तान में कश्मीर जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसको पाकिस्तान में दिखा दिया था। तो पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे, भारत और नेपाल के रिश्तों में बहुत सारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये यूक्रेन का, जिस तरीके से जेलेंस्की ने तबाह कर दिया यूक्रेन को, उसी तरीके से हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, भारत और नेपाल के रिश्ते और खराब हो जाएंगे, उनमें कड़वाहट पैदा होगी। और ये अच्छी बात नहीं है, ये नेपाल के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है। भारत काफी बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत हर चीजों में मदद करता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, सांस्कृतिक हम दोनों के बीच में, हम दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक तौर पर जो है हम दोनों देश जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है नेपाल। इस परिस्थिति में अगर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के अगेंस्ट में अगर कोई काम करते हैं तो ये नेपाल के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। विचार आपको करना है कि क्या ये सही है या गलत है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।